काव्या बैठी अपने ख्यालों में खोई एकांश को देख रही थी कि एकांश फ्लोर क्लीन करके काव्या के पास आया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, क्या सोच रही हो? काव्या अपने सेंस में आई और एकांश को देखने लगी तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। काव्या एकांश को देखते हुए बोली, मुझे प्यास नहीं लगी। एकांश मुस्कुरा दिया और गिलास काव्या के हाथ में देते हुए बोला, मैंने कल पूरी रात सर्च किया है, प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें सबसे ज़रूरी है टाइम टू टाइम पानी पीना। तो तुमको प्यास लगे ना लगे पर तुम पानी पियो। काव्या फिर एकांश को देखने लगी तो एकांश उसको अपने हाथों से पानी पिलाते हुए बोला, सॉरी, कल मैं गार्डन में तुमको अपनी बातों से परेशान कर रहा था। मुझे पता नहीं ऐसा कुछ है, पर अब मैं पूरा ध्यान रखूँगा। प्रेगनेंसी में बहुत मूड स्विंग होता है। कल तुम्हारे साथ भी वही हो रहा था और मैं तुमको अपनी बातों से और इरिटेट कर रहा था, पर सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम भी अपने दिल पर मत लेना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। प्यार और गुस्सा एक दूसरे पर ही तो निकालेंगे। तो तुमने गुस्सा किया तो क्या हुआ, पर किसी भी बात को दिल दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर ऐसे लोगों की बातें जो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं। काव्या शांति से एकांश को देख रही थी। वो एकांश की इतनी केयर हजम नहीं कर पा रही थी। उसको आदत ही नहीं थी कि कोई उसकी केयर करे, पर ये उसके लिए केयर का ओवरडोज था। एकांश काव्या को साथ देखकर मुस्कुराकर बोला, ओके, अब तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। काव्या थोड़ा हिचकिचाकर बोली, पर आज? एकांश, हाँ तो और कब? मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मुझे सब जानना है। तुम और बेबी ठीक तो हो? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? काव्या ने फिर कुछ नहीं कहा और फ्रेश होने चली गई। कुछ समय बाद एकांश डॉक्टर के केबिन में बैठा अपनी उंगलियां टेंशन में दबा रहा था। डॉक्टर अंदर रूम में काव्या को चेक कर रही थी और एकांश बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी तो शुरुआत थी, फिर भी पता नहीं क्यों एकांश को अलग सी बेचैनी थी। ये खुशी की वजह से थी या कुछ गड़बड़ ना हो इस बात से, उसको नहीं पता था, पर काव्या को टेंशन फ्री रहने का बोलकर वो खुद टेंशन में बैठा था। कुछ देर में डॉक्टर काव्या के साथ बाहर आई तो एक काव्या एकांश को देखने लगी। काव्या की नज़रों में एक अलग ही खालीपन सा था। एकांश को और टेंशन होने लगी और उसने तुरंत ही डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर सब ठीक तो है? डॉक्टर मुस्कुरा दी और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एकांश को दिखाते हुए बोली, हाँ सब ठीक है और आपके लिए डबल खुशखबरी है। एकांश ना समझते हुए बोला, मतलब? डॉक्टर काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ट्विंस बेबी हैं। एकांश की तो खुशी से आंखें और फेस दोनों चमक उठे। इतनी खुशी, इतनी खुशी! एकांश को देखकर कोई भी उसके ऊपर ये डायलॉग चिपका सकता था। काव्या फिर भी शांति से एकांश को ही देख रही थी। डॉक्टर एकांश का मुस्कुराता फेस देखकर बोली, 6 वीक्स हो चुके हैं, सब सही है। मैं आपको चेकअप की नेक्स्ट डे देती हूँ। एकांश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके एकांश काव्या के साथ हॉस्पिटल से बाहर आया तो अब एकांश से रहा नहीं गया और वो काव्या को हक करते हुए बोला, मैं सच में बहुत लकी हूँ। तो बेबी एक साथ, वाओ! अब तो मैं और एक्साइटेड हूँ। काव्या फिर कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अलग ही हलचल थी। वो खुश थी, पर उतनी नहीं जितना एकांश था। शायद वो अभी भी एकांश पर भरोसा नहीं कर पाई थी और एकांश की खुशी देखकर उसकी एकांश से कुछ पूछने की या बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। एकांश काव्या को हक करके खड़ा था कि काव्या का फ़ोन बजा। काव्या एकांश से दूर हुई और अपना फ़ोन देखा तो यह रमा जी का कॉल था। काव्या कॉल पिक करने ही जा रही थी कि एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीरियस होते हुए बोला, वो कुछ भी बोलें, तुमको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो तो मैं पूछ लूँ उन्होंने क्यों कॉल किया। काव्या एकांश का डर समझ पा रही थी। रमा जी हमेशा उसको जली कटी ही सुनाती थी, पर शायद समय के साथ रमा जी में बदलाव आया था और वो काव्या के प्रति बदल गई थी। काव्या ने एकांश को मना करते हुए कहा, नहीं मैं बात करती हूँ। बोलकर काव्या थोड़ा साइड हो गई और कॉल पिक किया तो दूसरी साइड से रमा जी की वही गंभीर आवाज़ आई, टेस्ट किया? क्या आया? काव्या ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। वो क्या बोले, कैसे बोले, उसको समझ में नहीं आ रहा था। काव्या को जवाब ना देते देख रमा जी बोली, रिजल्ट पॉजिटिव आया। काव्या ने बस हाँ कर दिया। रमा जी मुस्कुरा दी और बोली, हम अभी आश्रम आते हैं तुमको लेने। अब तुमको आश्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर है तुम्हारा, जितनी तुमको अपने मन की करनी थी कर ली।
अब तुमको हमारे हिसाब से चलना होगा। काव्या की आंखें भर आईं रमा जी की बातें सुनकर। उसकी माँ जो हमेशा ये बोलती थी कि मर जाओ, चाहे जो करो, पर इस घर से तुम चली जाओ, आज वही माँ उसको खुद घर लेने जाने की बात कह रही थी। रमा जी ने बोलकर कॉल कट कर दिया था, पर काव्या वहीं खड़ी सोच रही थी, क्या एक बच्चे से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, सारी कड़वाहट मिट जाती है। काव्या सोच रही थी कि एकांश उसके पास आया और उसको रोता देखकर बोला, फिर तुम्हारी माँ ने कुछ कहा क्या? मना किया था ना, तुम बात मत करो, मैं बात करता हूँ, पर तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। काव्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ ने कुछ नहीं कहा, वो मुझसे मिलने आश्रम आने वाली हैं। एकांश ने अपनी आईब्रो से कोड़ ली। काव्या एकांश को देखकर अपनी नज़र नीचे करते हुए बोली, वो मुझे घर ले जाने आ रही हैं। एकांश की आंखें बड़ी हो गईं, उसके फेस पर गुस्सा उतर आया। एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, और तुमने उनके साथ जाने के लिए हाँ कह दिया? काव्या नजरें उठाकर एकांश को देखने लगी। एकांश फिर काव्या को घूरते हुए बोला, तुमने अगर हाँ भी कह दिया होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमको एक सेकंड के लिए अपनी नज़रों से दूर नहीं करने वाला हूँ, ना प्रेगनेंसी से पहले और ना बाद में। अगर किसी को तुमसे मिलना है तो आ सकता है, पर ना तुम कहीं जाओगी और ना मेरे बच्चे। काव्या हैरानी से एकांश को देखने लगी। अभी तो 1.5 मंथ ही हुए हैं और एकांश ने बच्चे होने के बाद तक का सोच लिया। एकांश ने फिर कुछ नहीं कहा और काव्या का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास लाया और उसको अंदर बैठाते हुए बोला, वो आ रहे हैं तो आए, मुझे उनके आने से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुमको ले जाने का सपने में भी ना सोचें। तुम उनको मना नहीं कर सकती तो मैं कर दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचेगा। तुम मेरी वाइफ हो और मेरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर। और यह सिर्फ तुम्हारी फैमिली की बात नहीं है, मेरी फैमिली भी अगर तुमको घर ले जाने के लिए आती है तो मैं तुमको कहीं नहीं भेज रहा हूँ। मैं खुद में इतना सक्षम हूँ कि तुम्हारा ख्याल अकेले रख सकता हूँ। मुझे बस तुम्हारे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी और की नहीं। काव्या एकटक एकांश को देख रही थी। एकांश बच्चों को और उसको लेकर कितना सीरियस था। एकांश जब अभी उसको नहीं छोड़ रहा तो क्या बाद में छोड़ सकता है? काव्या के दिमाग में फिर उलझुल बातें घूमने लगीं। कुछ ही देर में दोनों फिर आश्रम पहुंच गए। रमा जी और विजय जी पहले ही वहां मौजूद थे। रमा जी को देखते एकांश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जैसे एकांश को अपनी बुआ पर विश्वास नहीं था, वैसे ही काव्या की माँ और बहन पर नहीं था। एकांश काव्या को इस टाइम बिल्कुल भी हर्ट नहीं होते देख सकता था। किसी ने अब अगर आधी बात भी काव्या को बोली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बात बस उसके बच्चों की नहीं थी। इस टाइम लेडी बहुत सेंसिटिव होती है, दूसरों की बातें बहुत जल्दी दिमाग पर असर करती हैं और नेगेटिव थॉट भी उतने ही आते हैं। उसको वैसे ही अभी तक नहीं पता काव्या उसके ऊपर विश्वास करती है कि नहीं। ऊपर से वो उसको अपने आप से दूर करके चांस तो बिल्कुल नहीं ले सकता, और ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी जो हमेशा से उसको कड़वा बोलते आए हैं। इसलिए उसने रमा जी के कुछ बोले बिना ही खुद ही उनसे बोल दिया, काव्या उसके साथ रहेगी, वो हर एक मिनट काव्या का ख्याल रखेगा, पर काव्या आश्रम से कहीं नहीं जाएगी। रमा जी को भी एकांश की बात बुरी नहीं लगी थी। वो एकांश की आंखों में काव्या के लिए चिंता देख सकती थी। काव्या को भी एकांश की चिंता उसके प्यार का एहसास था, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोली। 8 महीने बाद काव्या रॉकिंग चेयर पर बैठी थी और एकांश उसके पैरों के पास बैठा उसके पैरों में तेल लगा रहा था। अचानक से बच्चे ने मुंह किया तो काव्या ने दर्द से आह भरी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, क्या हुआ? काव्या ने मुस्कुराकर एकांश का हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रख दिया। एकांश को भी बच्चा घूमता हुआ महसूस हुआ तो एकांश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो काव्या के पेट पर किस करते हुए बेबी से बात करने लगा। काव्या ने अपना सिर पीट लिया और अपना सिर चेयर से लगाकर एकांश को देखने लगी। ऐसा नहीं था, एकांश आज पहली बार बच्चों की मूवमेंट महसूस कर रहा था, पर यह एकांश का हर बार का था। वो जब जब मूवमेंट महसूस करता था तो पहली बार मूवमेंट महसूस किया हो ऐसा ही रिएक्शन देता था। काव्या एकांश को देखकर मुस्कुराते हुए सोचने लगी, सच में ये 8 महीने कब और कैसे निकले पता ही नहीं चला, और इन 8 महीनों में कितना कुछ बदल गया। एकांश का उसके लिए प्यार, उसका परिवार, सब कुछ। ऐसे प्यार की तो उसने कभी कल्पना भी तक नहीं की थी, और खासकर एकांश का प्यार। सच में उसने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया हुआ, तब जाकर उसको इस जन्म में एकांश जैसा जीवन साथी मिला। काव्या ने कभी एकांश से न अपने दिल की बात कही, न नहीं अपने दिमाग में उठते हुए सवाल के जवाब मांगे।
शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एकांश पहले उसको हर मिनट समझाता रहता था, कुछ गलत मत सोचो, अगर सोचो भी तो ये सोचो तुमको तो छोड़ दूंगा, पर अपने 2 बच्चों को कैसे छोड़ूंगा? हाय मैं तो मर जाऊंगा। काव्या को भी लगा बात तो सही है, इंसान कितना भी बुरा हो अपना बच्चा तो नहीं छोड़ सकता। इसलिए काव्या भी कुछ नहीं बोलती थी, और बोलती भी तो कैसे। एकांश ने उसको इतना प्यार इतनी केयर जो दी थी, दी क्या थी, दे रहा था। अगर अभी कोई उससे पूछे कि वो अपने माँ पापा से ज़्यादा प्यार करती है या एकांश से, तो वो एकांश का नाम लेगी। अगर दोनों में चूज करने की बारी भी आई तो आंखें बंद करके वो एकांश को ही चूज करेगी, क्योंकि काव्या के दिल दिमाग में चाहे कितने भी सवाल हों, पर वो एकांश का प्यार, उसकी केयर देख सकती थी। कोई इंसान कितने टाइम तक ही नाटक कर सकता है, और एक लड़का तो कभी नहीं। और ऐसा झूठा नाटक जहाँ एकांश काव्या का हर एक काम करता था, चाहे उसके बाल में तेल लगाना हो या पैरों में। एकांश जरा भी नहीं हिचकिचाता था। जब आश्रम के लोग रूम में आ जाते थे, तब भी एकांश काव्या के पैरों में तेल लगाते या उसके पैरों को दबाते बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करता था। एकांश को तो नहीं, पर काव्या को शर्म आती थी, उससे ज्यादा एकांश पर गुस्सा। एकांश उसकी बात सुनता ही नहीं था। एकांश काव्या के सारे काम टाइम टू टाइम करता था। ट्विंस बेबी होने की वजह से काव्या का वेट बहुत बढ़ गया था, जिससे उसको अपने ही काम में भी दिक्कत आती थी। इसलिए काव्या के सारे काम एकांश ही करता था। उसको 2 टाइम कपड़े चेंज करवाना, उसके कपड़े धोना, खासकर काव्या को बैक्टीरिया या कोई वायरल हार्म ना करे, इसलिए एकांश कपड़े स्पेशली छत पर जाकर धूप में सुखाता था, और किसी को भी काव्या के कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाने देता था। अगर कोई शाम को गलती से भी काव्या के कपड़े छत से उतार लाया, तो एकांश फिर से कपड़े धोकर डाल देता था, पर वो काव्या को पहनने को नहीं देता था। काव्या बहुत गुस्सा करती थी, पर एकांश हर बार एक ही बात बोलता था, हाथों में भी बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, पता नहीं तुम्हारे कपड़े छूने से पहले उसने हैंड वॉश किया होगा या नहीं। तुम वही कपड़े पहनोगी, उनमें अपने हाथ लगाओगी, और वही हाथ अपने मुंह नाक आंखों में। तुमको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो? ऊपर से मौसम चेंज हो रहा है। मैं तुम्हारे कपड़े इसलिए धूप में डालता हूँ ताकि सारे बेकार बैक्टीरिया मर जाएं। काव्या अपना सिर पीट लेती थी, चाहे वो एकांश पर कितना भी गुस्सा कर ले, पर एकांश पर रति मात्र भी असर नहीं होता था। एकांश एकदम चिकना घड़ा बन गया था। काव्या की गुस्से में बोली बड़ी से बड़ी बात उसके ऊपर असर नहीं करती थी। कभी कभी तो काव्या चिढ़कर इतना कुछ बोल जाती थी कि उसको खुद बाद में फील होता था उसने एकांश से आज हद से ज्यादा बोल दिया। लेकिन जब वो एकांश को सॉरी बोलने का सोचती थी, तो एकांश को देखकर लगता ही नहीं था कि उसको बुरा भी लगा। काव्या को लगता था क्या एकांश उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच कर खा गया, वरना उसको कोई जरूरत से ज्यादा बोले तो वो उस इंसान को पलट के ना देखे। फिर प्यार व्यार गया भाड़ में, पर एकांश उसके अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट का यस भी नहीं बचा था। काव्या को लगने लगा था एकांश को सुनाई ही नहीं देती हो, तभी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसने आज तक कितनी भी बदतमीजी से बात की हो एकांश के साथ, पर एक बार भी एकांश ने उसको सॉरी का सा भी ना बोलने दिया था। वो खुद ही सॉरी बोल देता था। पक्का उससे ही कहीं गलती हुई होगी, तभी काव्या चिड़चिड़ाई। काव्या को एकांश की इस बात पर बड़ा प्यार आता था, पर वो फिर एकांश पर अपना प्यार दिखाने से झेप जाती थी। उसको लगता था क्या उसका प्यार एकांश के प्यार और केयर के आगे चींटी बराबर भी होगा। इतना सब कम था कि ऊपर से एकांश के केयर करने का तरीका तो बाप रे बाप। अगर काव्या को छींक भी आ जाए तो एकांश उसके सामने हीटर लेकर बैठ जाता था, खुद को गर्मी लग रही हो या पसीने से नहा लिया हो, पर मजाल है थोड़ा फैन भी ऑन कर लिया हो। काव्या को कभी कभी तो इतनी केयरिंग अच्छी लगती है, पर जैसे जैसे महीने बढ़े उसके सिर में दर्द बढ़ गया। उसको ये केयरिंग कम टॉर्चर लगने लगा। काव्या के लिए खाना भी एकांश खुद ही बनाने लगा। एकांश ने खाना बनाना तक सीख लिया। काव्या को जो भी खाना होता था एकांश ही बना कर देता था। उसको बाहर का कुछ नहीं खाने देता था, फिर वो चाट हो या पानी पूरी। काव्या को ठेले पर खड़े होकर पानी पूरी खाने का मन हुआ तो एकांश गार्डन में ही स्टॉल लगाकर खड़ा हो जाता था। एकांश ने काव्या की पूरी दुनिया उस आश्रम के अंदर बसा दी थी। फिर पानी पूरी का स्टॉल हो या मूव हॉल, पार्क में जाना हो या कपड़े के लिए सुपरमार्केट, जब काव्या को कुछ करने का मन होता था एकांश उस हिसाब से आश्रम के अंदर ही स्टॉल लगवा देता था और बोलता था
जाओ घूमो और जो मन करे ले लो। काव्या का ऐसे खून खौलता था कि पूछो मत। वो क्या ले, सारा सामान तो एकांश ही खरीद कर लाया होगा ना। किसी ने फ्री में तो आश्रम के अंदर दुकान लगाने को इतने सारे कपड़े नहीं दे दिए होंगे। एकांश ने तो उसके लिए बिग बॉस का घर बना दिया था। सब्जी खरीदनी हो तो छोटी सी सब्जी मार्केट, कपड़े खरीदने हो तो कपड़ा मार्केट। यार ये सब क्या था? इतना पैसा बाप रे कौन बर्बाद करता है। वो तो 4 जन्म तक ना खर्च कर पाए किसी के ऊपर इतना पैसा। और सबसे बड़ी बात, एकांश करता क्या है? दिन रात तो उसकी सेवा करता है, तो इतना पैसा आता कहाँ से है? एकांश तो अपने पापा से भी 1 रुपया नहीं लेता, फिर क्या डकैती डालकर उसको महारानी जैसे रख रहा है। पर जो भी हो, जैसा भी हो, केयर या टॉर्चर, जान छिड़कता था एकांश काव्या पर। जो काव्या ने अपने लिए सपने लाइफ में देखे थे कि शायद जो वो नेक्स्ट जन्म लेगी उसमें उसके सपने पूरे हो पाएंगे। उसको भी कोई प्यार करे, उसकी भी खुशियां पूरी हों, कोई पैसों से उसकी ज़रूरतें पूरी करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता। पर वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन जो उसको बचपन से उसके रंग की वजह से नहीं मिला, वो उसको दे दे। लेकिन जो उसने सपने में सोचा, उससे कहीं ज़्यादा एकांश ने उसको दिया, जिसकी वो जीते जी कल्पना तक नहीं कर सकती थी। एकांश ने सब उसकी कल्पना से भी ज़्यादा कर दिया। प्यार, सम्मान, अपनापन। उसको तो अभी तक लगता था इंसान गोरा हो या काला, एक प्योर लव बस उसके माँ बाप ही दे सकते थे। पर एकांश ने उसके लिए प्यार का मतलब ही बदल दिया था। सच में एकांश का बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी मतलब का फालतू वाला प्यार था। और वो भी फालतू वाला ही प्यार करने लगी थी एकांश से। तभी तो उसकी सारी बातें बिना किसी सवाल के मानने लगी थी। एकांश ने काव्या का रश्मि से बात करने को मना किया तो काव्या ने एक सवाल नहीं किया, और शायद उसको मौका भी नहीं मिला। एकांश ने पहले ही उसको जवाब दे दिया। रश्मि बहुत बोलती है और बोलने के साथ साथ बेमतलब की बातें करती है। वो नहीं चाहता रश्मि की बेमतलब की बातों में फंसकर काव्या कुछ भी गलत सोचे। लेकिन एक बात काव्या नहीं जानती थी, एकांश ने ऐसा अपने डर की वजह से किया। एकांश के दिल में एक डर भी था कि कहीं रश्मि काव्या को ये आइडिया न दे दे कि एकांश से पूछो वो फॉरेन में क्या करता था। क्योंकि ऐसे तो काव्या उसके साथ इतना बिजी रहती थी कि उसको कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिलता था। पर रश्मि का दिमाग उल फिजूल चीज़ों में बहुत चलता था। और अभी एकांश काव्या को नहीं बताना चाहता था कि वो क्या है और कौन है। काव्या को लगता था एकांश कुछ काम नहीं करता, पर काव्या को नहीं पता था जब वो सोती थी तब एकांश अपनी बुक लिखता था। अभी तक उसकी 2 बुक्स पब्लिश हो चुकी थी, पर काव्या को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसने बाद में ही सब बताना सही समझा। वो अभी बस काव्या का हस्बैंड बनकर रहना चाहता था। पर कुछ बातों से काव्या बेखबर थी, तो कुछ साजिशों से एकांश। एकांश की बुआ मंजी जी और काव्या की बहन सलोनी काव्या और एकांश को दूर करने की साजिश रच रही थी। उन्होंने अभी तक बहुत कोशिशें की थी एकांश काव्या को दूर करने की, पर एकांश ने काव्या के दिल को अपने प्यार से इतना भर दिया था कि वो अभी बस एकांश की सुनती थी, किसी की घुमाकर की गई बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एकांश उसके कानों तक ठीक से वो बातें पढ़ने ही नहीं देता था, जिससे काव्या के मन में फिर डाउट आए या फिर वो उसको छोड़ने का सोचे। पर मंजी जी हर नाकाम कोशिश कर रही थी जिससे वो काव्या के कान भर सकें और काव्या खुद ही एकांश को छोड़ दे, क्योंकि रणवीर जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी काव्या के होने वाले दोनों बच्चों के नाम आधी आधी कर दी थी। एकांश ने सीधा रणवीर जी को मना कर दिया था। थोड़ी तो दोनों के बीच बहस भी हो गई थी, लेकिन रणवीर जी ने एकांश का मुंह ये बोलकर बंद करवा दिया था कि वो अपने बेटे को एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहे, वो अपने पोता पोती को दे रहे हैं और उनसे यह हक कोई नहीं छीन सकता। अगर जब वो अपने पोता पोती पर हक नहीं दिखा सकते तो एकांश का भी कोई हक नहीं है मीना जी पर। और एकांश अपनी दादी से दूर नहीं हो सकता था। जैसे उसके लिए उसकी माँ थी वैसी ही दादी। वो तो बस रणवीर जी की वजह से एकांश मीना से दूर रहता था, वरना वो कब का मीना जी को अपने साथ ले जाता। जैसे काव्या का ध्यान रख रहा था वैसे उनका भी रखता। एकांश रणवीर जी की इस बात के आगे कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मंजी जी एकांश के आने के बाद पूरी नहीं तो कम से कम आधी प्रॉपर्टी के बारे में सपने देख बैठी थी। वो ये बात जानते ही आग उगलने वाली ड्रैगन बन गई और उन्होंने काव्या और एकांश को दूर करने का सोच लिया। और उन्होंने अपने इस प्लान में सलोनी को भी शामिल किया।
क्योंकि जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे ही वो दोनों थीं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर समझ गई थीं। वो दोनों एकांश काव्या को एक साथ नहीं देख सकती। सलोनी भी काव्या से और नफरत करने लगी थी, क्योंकि पहले तो बस विजय जी काव्या पर अपना प्यार लुटाते थे। पर जब से काव्या प्रेग्नेंट हुई थी, रमा जी भी काव्या को थोड़ा बहुत ही पर अपना प्यार लुटाने लगी थी, और सलोनी की बातें अब कम सुनती थी। तो सलोनी और जली भुनी हुई थी। ऊपर से जब वो एकांश को काव्या की इतनी केयर करते देखती थी, तो वो भट्टी पर ही बैठ जाती थी। काव्या काली बदसूरत, उससे कोई ऐसे प्यार कैसे कर सकता है? वो भी एकांश जैसा लड़का, इतना सुंदर। सलोनी की जलन का तो कोई लेवल ही नहीं था। जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका पति उसको पानी तक का गिलास उठाकर नहीं देता था, और एकांश काव्या के पैर दबाता है। वो काव्या को इतना खुश कैसे देख सकती थी? इसलिए दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान रेडी किया था, जिससे काव्या एकांश से दूर हो जाएगी, नहीं तो उसको डाइवोर्स दे देगी। जिससे जब एकांश के बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो रणवीर जी अपनी प्रॉपर्टी किसे देंगे? क्योंकि अभी तक बच्चे तो हुए नहीं। वो बस एकांश के बच्चों के नाम की वसीयत रेडी हुई है। काव्या और एकांश अलग हुए तो रणवीर जी फिर क्यों ही काव्या के बच्चों को प्रॉपर्टी देंगे? वो तो एकांश की दूसरी शादी करवाने का सोचेंगे, जो वो होने नहीं देगी। और एकांश काव्या से दूर हुआ, तो काव्या को फिर वही दर्द भरी जिंदगी जीनी होगी, जिसमें सलोनी काव्या को देखना चाहती थी। पर इन सब बात से बेखबर एकांश और काव्या आपस में बहुत खुश थे। वो अभी अपने गोल्डन मूवमेंट जी रहे थे। काव्या बैठी थी कि उसको भूख लगने लगी। उसने एकांश से कहा, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो एकांश मुस्कुराते हुए बोला, बोलो क्या खाओगी? काव्या को चटपटा सा, तीखा सा खाने का मन है। मिर्ची के पकौड़े बनाओगे? एकांश, जो हुक्म मेरे आका। काव्या मुस्कुरा दी, और एकांश उठकर रूम के अंदर ही बनी छोटी सी किचन में चला गया। लेकिन काव्या को आज बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसका नवा महीना लग गया था, इसलिए उसकी तकलीफें और बढ़ गई थी। एकांश पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहा था कि काव्या सहारे से खड़ी हुई और एकांश से बोली, मुझे रूम में घुटन हो रही है, जरा रूम के बाहर टहल रही हूँ। एकांश तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुमको अकेले जाने की जरूरत नहीं है। काव्या, अरे यार, रूम के बाहर ही तो हूँ, कौन सा कहीं जा रही हूँ? जैसे आवाज दोगे अंदर आ जाऊंगी। प्लीज जाने दो ना, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो अच्छे से खा पाऊंगी। एकांश, ठीक है, फिर ओनली 10 मिनट्स। मुझे आवाज ना देनी पड़े, तुम खुद आ जाना। काव्या ने मुस्कुराकर रोके कहा, और रूम के बाहर आ गई। काव्या खड़ी गहरी सांस लेते हुए चारों तरफ देख रही थी कि उसको बच्चे के रोने की आवाज आई। काव्या ने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, तो थोड़ी दूरी पर एक लेडी छोटी सी बच्ची को मार रही थी। काव्या से देखा नहीं गया, और वो उस लेडी के पास आई और उसको रोकते हुए बोली, दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? बच्ची को क्यों मार रही हैं? वो लेडी भरे गले से बोली, मारूं ना तो और क्या करूं? कितनी बार समझा चुकी हूँ इसको, अब यही हमारा घर है। उसके बाद भी बार बार घर जाने की जिद करती है। अब आप ही बताओ कि कैसे समझाऊं इसे? 2 दिन में 100 बार घर जाने की बात कर चुकी है। कैसे समझाऊं? अब हमारा कोई घर नहीं रहा, अब जो है यही अनाथ आश्रम है। काव्या उस लेडी की बात सुनकर वहीं सीढ़ियों पर बैठने लगी, तो वो लेडी काव्या को सहारा देते हुए बोली, अरे तुम क्यों बैठ रही हो? तुम अपने रूम में आराम करो जाकर। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, अब तो मैं आराम कर कर के थक चुकी हूँ। वो लेडी सरिता भी मुस्कुरा दी और सहारे से काव्या को सीढ़ियों पर बैठा दिया। काव्या ने उस छोटी बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, आपको पता है, यहाँ बहुत सारे झूले हैं, आपने देखे हैं? उस छोटी बच्ची ने अपना सिर नामे हिला दिया। काव्या उस बच्ची से बोली, अगर आप यहाँ रहोगी तो आपको स्टडी के साथ साथ खूब सारा खेलने को भी मिलेगा। आपको खेलना पसंद है ना? उस बच्ची ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। काव्या, तो जाओ जल्दी से सारे झूले देख कर आओ, फिर मुझे बताना आपको अपने घर जाना है या मेरे साथ यहाँ रहना है। उस बच्ची ने अपना सिर हाँ में हिलाया और भागते हुए गार्डन की तरफ चली गई। सरिता जी आंखों में आंसू लिए उस बच्ची को देखने लगी। काव्या ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? सरिता जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मैं तो कैसे भी ठीक रह लूंगी, पर अपनी बेटी को कैसे समझाऊंगी? हमको अब यही रहना पड़ेगा। काव्या, क्या हुआ आपके साथ? सरिता जी काव्या को देखते हुए बोली, भाई जो तुम्हारे साथ हुआ, बस तुमको बच्चा होने से पहले तुम्हारे पति ने छोड़ दिया और मुझे बच्चा होने के बाद।
काव्या की बहुएं तन गईं। वो सरिता जी को बताना चाहती थी कि उसके पति ने उसको नहीं छोड़ा, वो गलत समझ रही है। पर वो कुछ बोलती उससे पहले सरिता जी बोली, हमारा कलर ही ऐसा है। जब भगवान ने ही हमको काला बनाकर भेजा है तो जिंदगी भर बस अंधेरा ही मिलेगा। काव्या शांत पड़ गई। सरिता जी भी काव्या के जैसे डार्क स्किन की लेडी थी। काव्या उनको सुनने लगी। सरिता जी सामने देखते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, मैंने लव मैरिज की थी। कॉलेज में एक लड़का था, अच्छा दिखता था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मेरी टीचर की सरकारी जॉब लग गई। हमारी दोस्ती काफ़ी साल चली। वो भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक दिन उसने मुझे शादी के लिए पूछा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बोला, हम दोनों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हम इतने अच्छे दोस्त हैं तो पार्टनर भी अच्छे बन सकते हैं। मेरे परिवार वालों को भी मेरे रंग की वजह से अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, तो मैंने भी हाँ कह दी। पहले तो सब अच्छा था, पर धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और मेरे पैसों पर घर चलाने लगा। उसने बोला वो अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहा है, पर फिर मुझे पता चला वो कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा, वो बस मेरे पैसों पर मस्ती कर रहा है। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। बच्चे की जिम्मेदारी भी उसने नहीं समझी, न जब बच्ची पेट में थी तब और न उसके होने के बाद। मैंने फिर भी ठीक है छोड़ो, शायद बच्ची बड़ी हो तो वो पिता होने की जिम्मेदारी समझे। पर नहीं, वो तो दिन पर दिन और बदतमीज होता जा रहा था। लड़कियों तक को घर लाने लगा। मैंने आवाज़ उठाई तो बोला, मुझसे शादी इसलिए की थी कि मैं उसको कमा कर खिलाऊं और वो बाहर लड़कियों के साथ घूमे। मुझसे तो वैसे ही कोई शादी नहीं करता, तो उसने अपने परिवार और समाज वालों को दिखाने के लिए एक नाम की पत्नी बना लिया मुझे। किसी गोरी लड़की से शादी करता तो वो उसको छोड़ देती, उसके ऊपर केस करती और परिवार वाले भी उसका साथ देते। पर मैं ऐसा करने जाऊंगी तो सब मुझे ही समझाएंगे, तुम काली हो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। वो तुमको पत्नी का दर्जा दे रहा है ना, वो कितनी भी लड़कियों के साथ घूमे, पर लीगल रहोगी तो तुम ही ना उसकी पत्नी। और मैंने उसको छोड़ भी दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अकेले एक बच्चे को बिना छत के पालना बहुत मुश्किल है, वो भी एक लड़की। जब मैं अनमैरिड थी तब मेरे लिए लड़के नहीं मिल रहे थे, तो अब एक डाइवोर्स दी हुई ऊपर से एक बच्ची की माँ के साथ कौन ही शादी करना पसंद करेगा, और अकेले सारी जिंदगी निकाल पाऊंगी। इस बात का फायदा वो सालों तक उठाता रहा। काव्या की आंखें भर आईं। सरिता जी आगे बोली, मेरी जितनी सैलरी है उससे बस घर का खर्च निकल सकता है। उसने मुझे रहने को छत दी है तो खर्च उठाना मेरी जिम्मेदारी। बाकी जैसे मैं घर का रेंट देती वैसे मुझे उसकी हर हरकत को आंखें बंद करके सहना होगा। ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। कब तक ये सब सहती। तो अपने घर पर बात की तो घर वाले बोले, तुम्हारा भाई है, भाभी है, एक बच्चे के साथ उम्र भर तुमको पाल थोड़ी ना पाएंगे। तुम कमाती हो तो क्या हुआ, बस कुछ पैसों से जिंदगी नहीं गुजरती। अकेली होती तो एक बार को सोचते, आपस में बात करो। शादी ऐसे ही थोड़ी ना थोड़ी जाती है। काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। सरिता जी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ आगे बोली, मैं क्या बात करती उस इंसान से जिसने मेरे साथ इतने साल झूठे प्यार का नाटक किया ताकि वो बाद में मेरा यूज कर सके, मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देकर समाज में वाहवाही लूट सके, पीठ पीछे अय्याशी करे। बच्ची छोटी थी तब तक फिर भी उसकी बदतमीजियां सहती रही, पर अब 5 साल की हो गई है मेरी बेटी। सवाल पूछती है मुझसे, माँ ये आंटी कौन है, पापा रात रात भर क्यों नहीं आते। क्या जवाब दूं अपनी बच्ची को, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए छोड़ दिया उस इंसान का घर। एक छत की जरूरत थी जो यहाँ मिल गई। बाकी इतना तो कमा लेती हूँ कि अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा लूँ। सरिता जी की बात सुनकर काव्या सुन पड़ गई थी। न चाहते हुए भी काव्या के दिमाग में सरिता जी की हर बात घूम रही थी। काव्या इतना ज़्यादा सरिता जी की बातों में घूम गई थी कि उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को एक तराजू में तोल रही थी। काव्या तो यहाँ तक सोचने पर आ गई थी, एकांश भी तो कोई काम नहीं करता है। काव्या जी होटल बना रही हैं, एकांश उसको ही देखता है। क्या कल को एकांश भी उसके साथ ऐसा करेगा। सरिता जी की तो बस एक बच्ची थी और वो थोड़ा बहुत कमाती भी हैं, पर वो उसके तो 2 बच्चे होने वाले हैं। वो क्या करेगी। अगर एकांश ने भी उसके साथ आगे चलकर ऐसा कुछ किया तो वो कैसे अपने बच्चे पालेगी। उसकी फैमिली तो पहले से उसको कोसती है। सोचते हुए काव्या को पेट में अजीब सा दर्द होने लगा था।
उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। काव्या बैठी थी कि एकांश उसके पास आया और गुस्सा करते हुए बोला, 10 मिनट कब के हो गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोला था ना इधर उधर मत जाना। मैं कब से आवाज दे रहा हूँ तुमको। एकांश बोल रहा था, पर काव्या सुनने सी बैठी सून को ही देख रही थी। एकांश फिर काव्या से कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसकी नजर सरिता जी पर गई। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, आप कौन है? सरिता जी थोड़ा घबरा गई और खड़े होते हुए बोली, वो मैं आश्रम में नहीं आई हूँ, अभी 2 दिन ही हुए हैं। एकांश सरिता जी को घूरते हुए बोला, नए लोगों को इस एरिया में आना मना है, ये किसी ने नहीं बताया आपको? सरिता जी, वो मेरी बच्ची छोटी है, वो भागते हुए यहाँ आ गई थी। एकांश इधर उधर देखते हुए बोला, आपकी बच्ची दिख तो नहीं रही। सरिता जी घबरा कर बोली, वो गार्डन में चली गई, मैं जाती हूँ उसके पास। बोलकर सरिता जी जल्दी से वहां से चली गई। एकांश घूरकर सरिता जी को देख रहा था। उसको सरिता जी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एकांश ने फिर काव्या की तरफ देखा तो काव्या अभी भी बुत बनी बैठी कुछ सोच रही थी। एकांश ने काव्या को पकड़कर खड़ा किया और बोला, क्या हुआ तुमको? काव्या नजरें घुमाकर एकांश की तरफ देखने लगी। एकांश काव्या को रूम में लाया और फिर से उसको चेयर पर बैठाते हुए बोला, उस लेडी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? काव्या ने अपना सिर नामे हिला दिया। एकांश काव्या के गाल पर हाथ रखकर बोला, किसी की बातें मत सुना करो। पकौड़े रेडी हैं, मैं लेकर आता हूँ। बोलकर एकांश किचन में पकौड़े लेने चला गया। काव्या एकांश को ही देख रही थी। एकांश वापस आया और प्लेट हाथ में लिए उसके सामने स्टूल पर बैठ गया और फूंक मारते हुए पकौड़े काव्या को खिलाने लगा। काव्या का अब खाने पीने का कोई मन नहीं बचा था। वो बस आज बिना किसी संकोच के एकांश से सवाल कर लेना चाहती थी, क्योंकि अब बस बात उसकी नहीं थी, उसके बच्चों की थी। इसलिए वो एकांश को देखते हुए बोली, आपने मुझसे शादी क्यों की? एकांश सीरियस हो गया और बोला, अचानक से ये सवाल? इतनी बार तो बता चुका हूँ। काव्या, अब मुझे सच सुनना है। एकांश, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही सच है। काव्या, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप सच बता दो, क्योंकि जब हमने शादी की तब हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। हमको मिले बस 4 दिन हुए थे और आपने मुझसे शादी कर ली। कोई मूवी नहीं है जो 4 दिन में प्यार हो गया। अगर आपको दया आई मेरे ऊपर तो आपकी महानता की वजह, क्योंकि दया दिखाने के लिए कोई शादी नहीं कर लेता है। एकांत सीरियस फेस के साथ बोला, काव्या बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? काव्या, होगा तो अब। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं सच बता रही हूँ। अगर इस बार सब सच नहीं बोला तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और मेरे साथ ये बच्चे भी मरेंगे। एकांश के दिल में एकदम झटका सा लगा और वो गुस्से में काव्या को देखते हुए बोला, समझ भी आ रहा है क्या बोल रही हो? काव्या, हाँ समझ भी आ रहा है और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। बाद में मरने वाली हालत में रहने से अच्छा है बच्चों को इस दुनिया में लाऊं ही ना। एकांश का गुस्सा बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, बस हर एक चीज बर्दाश्त है पर ये नहीं। तुम होती कौन हो मेरे बच्चों को मारने वाली? काव्या, ये मेरे बच्चे हैं, मैं जो चाहूँ इनके साथ कर सकती हूँ। एकांश काव्या की बाजू पकड़ते हुए बोला, तो मेरा इन पर कोई हक नहीं है? काव्या एकांश का हाथ झटकते हुए बोली, नहीं, मैं जन्म दूंगी इनको तो ये बस मेरे बच्चे हुए। अगर इतना ही हक जताना है तो बता दो ना अपनी महानता की वजह। फ्री में तो कोई पानी भी नहीं पिलाता, आप क्यों इतने देवता बन रहे हो? एकांत गुस्से में बोला, सच में तुम पूरी पागल हो चुकी हो। ना तुमको कुछ समझ आता है, ना ही तुम समझना चाहती हो, स्पेशली मेरी फीलिंग्स। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, वाइफ हो तुम मेरी, तुम्हारा ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसमें महानता वाली बात कहाँ से आई? हर हस्बैंड जितना वो सक्षम है उतना खुश अपने परिवार को रखना चाहता है। मैं इतना सक्षम हूँ कि तुम्हारा ख्याल ऐसे रख सकता हूँ तो रख रहा हूँ। इसमें ना मैं दया दिखा रहा हूँ ना एहसान कर रहा हूँ। यह प्यार दिखाने का तरीका है मेरा, और ये बस आज के लिए या कल के लिए नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेगा। एक पत्नी अपने पति के सारे काम करती है तो क्या वो एहसान करती है या उसके पीछे कोई स्वार्थ होता है? नहीं, वो तो बस उसके प्यार दिखाने का तरीका है, जो उसको अपने बच्चों के लिए तबीयत खराब होने पर रात भर जागने के बाद उसका पति जब जॉब पर जाता है तो वो बेचारा दिन भर भूखा रहेगा सोचकर उसको सुबह आधी नींद में उठकर खाना बनाने की हिम्मत देता है। यह उसका प्यार है, कोई एहसान नहीं, कोई दया नहीं। वैसे ही ये मेरा तरीका है,
पर तुमको समझना ही नहीं है। हमारी शादी को कुछ समय बाद 1 साल हो जाएगा, पर आज भी तुम उसी सवाल पर अटकी हो। काव्या गुस्से में एकांश को देख रही थी। उसको बस इतना जानना था, एकांश ने उससे शादी क्यों की। उसको एकांश की कोई और बात नहीं सुननी थी, इसलिए वो चिढ़ते हुए बोली, फिर मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एकांश ने काव्या को गुस्से में देखा और कुछ न बोलकर अपना लैपटॉप उठाकर लाया और ऑन करके काव्या के हाथ में रखते हुए बोला, देखो। काव्या ने लैपटॉप देखा तो उसमें एकांश की मेल आईडी ओपन थी और उसमें काव्या के मेल थे जो उसने मिस्टर मित्तल को भेजे थे। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो मेल स्क्रॉल करके देखने लगी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, मैं हूँ मिस्टर मित्तल, जिससे फंड लेकर तुम अपना होटल खड़ा कर रही हो। काव्या के दिल को धक्का सा लगा और वो आंखों में आंसू लिए एकांश की तरफ देखने लगी। एकांश ने काव्या को देखते हुए कहा, मैंने जब तुमको मिलने के लिए मेल किया था, उस समय मैं दादी से मिलने इंडिया आ रहा था। सोचा था दादी के साथ साथ तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे जवाब के इंतजार में ही 2 दिन एक्स्ट्रा इंडिया में रुका था, वरना दादी को मिलकर तुरंत वापस चला जाता। पर जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, उस दिन बस में तुम मुझे मिली। तुमने मेरे डैडी के लिए बुरा भला बोला तो सुन नहीं पाया। उसी समय तुमको सबक सिखाने का सोचा, पर जब बात की तह तक गया तो पता चला गलती डैड की कंपनी के लोगों की थी, इसलिए तुमको जॉब दी। पर तुमने किसी और की गलती की भड़ास मेरे डैडी पर निकाली, इसलिए माफ़ी वाली शर्त रखी। लेकिन जब तुम्हारे घर आया तो अपनी बुक देखी और बुक के अंदर 1 मंथ वाला होने वाला सक्सेस पार्टी की एंट्री पास थे जो मैंने तुमको मेल किए थे। तुमने उसका प्रिंट आउट निकाल कर रखा था। उनको देखते ही मैं समझ गया तुम कौन हो। पहले मैं 1 मंथ बाद सीधा सक्सेस पार्टी में आने वाला था। तब सोचा था सीधा सक्सेस पार्टी में तुमसे मिलूंगा, लेकिन दादी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो पहले आना पड़ा। और ये वही सक्सेस पार्टी थी जहाँ तुम मुझे बीच रोड पर छोड़कर चली गई थी। काव्या एकटक एकांश को देख रही थी। उसके दिल में दर्द था या पेट में, वो समझ नहीं पा रही थी, पर उसको बहुत दर्द महसूस हो रहा था। एकांश आगे बोला, तुम उस दिन इसलिए गई थी ना क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ नहीं थी। काव्या कुछ नहीं बोली, पर दर्द की वजह से उसकी पकड़ लैपटॉप पर कस गई। एकांश बोला, मेरी फैमिली वहाँ इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे डैड को पता ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। उनकी नज़रों में तो मैं आज भी किसी फॉरेन कंपनी में काम करता हूँ। और दादी दादी की कंडीशन तुमको ऐसी लगती है कि वो किसी पार्टी में जा सकती हैं, पर नहीं, तुमको कुछ समझना ही नहीं है। तुमने उस दिन भी यही किया था और आज भी वही कर रही हो। मुझे समझने की कोशिश तो तुम कभी करती ही नहीं हो। मैं चाहे सिर के बल खड़े होकर चिल्लाऊं, काव्या आई लव यू, आई वांट यू, और तुमको कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन वहीं कोई आता जाता बस 4 शब्द बोल दे तो मेरे प्यार पर सवाल उठाने लगती हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। प्यार 4 दिन में नहीं होता। पर जब पता चला तुम वही काव्या हो जिससे मैं इम्प्रेस हुआ, तुम्हारे मेल पढ़कर तुमसे मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि तुम्हारी बातों में वो कुछ कर गुजरने का जुनून था, जिस जुनून से मैं इस मुकाम पर पहुंचा। मैंने कभी तुम्हारी किसी रंग से तुलना की ही नहीं। मैं तो बस उस लड़की से मिलना चाहता था जिसकी सोच मेरी सोच से मिलती थी, जो बिल्कुल मेरे जैसा सोचती थी। मैं तुम्हारे अंदर अपनी परछाई देखता था, पर अब लगता है मैं गलत था। तुम मेरी सोच से बहुत अलग हो। मेरी सोच क्या, तुम तो सबसे अलग हो। काव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। एकांश ने काव्या की आंखों में आंसू देखे तो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मैं सच में प्यार करता हूँ। कैसे समझाऊं, नहीं पता। पर जब पता चला तुम कौन हो तो सोचा तुरंत तुमको बता दूं मैं कौन हूँ। पर तुम्हारी माँ की बातें सुनकर तुमको जानने का दिल किया। जो लड़की बिजनेस इतने अच्छे तरीके से समझती है, जिसके सपने इतने बड़े बड़े हैं, फिर उसके ही घर वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ रहने लगा। तुमको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की तो समझ आया तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है, पर हम दोनों सेम सोचते हैं। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं था तो ज़बरदस्ती तुमसे दोस्ती की, पर जब देखा तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में एक बार सोचे बिना ऐसे ही किसी से शादी कर रही है और तुम बस अपने रंग की वजह से कुछ नहीं बोल रही, तो देख नहीं पाया। बहुत गुस्सा आया तुम्हारे ऊपर। जो लड़की बेधड़क मुझसे मेल में अपने आइडिया शेयर करती थी, रियल में इतनी डरपोक है कि अपने हक के लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकती। उस समय तुमको क्या समझाता, क्या बताता
कैसे बताता, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने दिल में कुछ महसूस किया तुम्हारे लिए और मैंने अपने दिल की सुनी। तुम भी मुझे समझ सको इसलिए शादी के बाद स्टडी रूम में सोने को कहा। पहले ही दिन अगर साथ में बेड शेयर की बात आती तो ना तुम कंफर्टेबल होती ना मैं। पर तुम्हारे दिमाग की मैं क्या ही बात करूं, कैसे कहाँ से सोचती हो समझ ही नहीं पाता। हाँ, पहले इतना प्यार नहीं करता था जितना अब करता हूँ, पर दिल में कुछ था तभी शादी की थी। और दिल में अगर कुछ नहीं भी होता तो क्या हो जाता। जिस लड़के से तुम्हारी फैमिली शादी करवा रही थी, क्या तुम उसको जानती थी? क्या उससे पहले कभी मिली थी? फिर भी उसके साथ शादी कर लेती तो उसके साथ सारी उम्र रिश्ता निभाती ना। तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? उस पर ही तुम हर बार उंगली क्यों उठाती हो? क्या एक बार अपने दिल पर विश्वास नहीं कर सकती? हर बार अपना ये दिमाग लगाना जरूरी है? क्या तुम मुझे बता दो, मैं कैसे अपना प्यार दिखाऊं? क्योंकि जो मेरे तरीके हैं वो तुमको अच्छे नहीं लगते। तो आज बता ही दो, मैं क्या करूं? क्योंकि अभी मैं मेंटली थक चुका हूँ तुमको समझाकर। या फिर तुम मेरा ये प्यार देखना ही नहीं चाहती हो? शायद तुमने हमेशा वो हस्बैंड का मारपीट वाला प्यार ही देखा है, तो तुम मुझसे भी वही एक्सपेक्ट करती हो। तुमको मारूं तब तुमको लगेगा हाँ तुम्हारा हस्बैंड है, तुमसे प्यार करता है। या ऐसी हालत में भी तुमको काम करने को बोलूं और खुद आराम से बैठकर मजे करूं। तुम मरती जाओ पर पानी तक को ना पूछूं, क्योंकि मैं पति हूँ। मेरा काम बस घर से बाहर काम करने का है। घर आऊं तो बस मेरा काम आराम करना है। तुम्हारी थोड़ी सी केयर कर दूंगा तो नाक घिस जाएगी तुम्हारी। फिर अपने दोस्तों से मेरी चुगली कैसे करोगी? तुम बिल्कुल सही हो, गलती तो मेरी है। मुझे ही समझना चाहिए था। तुम प्यार की नहीं मार की भूखी हो। एकांश बोल रहा था और काव्या उसको हैरानी से आंखों में आंसू लिए देख रही थी। एकांश काव्या की आंखों में देखते हुए बोला, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। मारकर प्यार करना आता ही नहीं है। जैसे प्यार जताना आता था वैसे जताया। तुमको तुम्हारे लिए मेरा प्यार पसंद नहीं तो अपने बच्चों से कैसे प्यार ना करूं? बच्चों को कौन मारकर प्यार करता है? तुमने एक मिनट में बोल दिया ये बस तुम्हारे बच्चे हैं। एक बात बता दो, मैंने कौन सी पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई? तुमको मार वाला प्यार चाहिए, वो तो नहीं दे सकता। दूर चला जाऊं तब समझ आएगा मेरा प्यार। ठीक है, वो भी सही है। चला जाता हूँ, तब शायद तुमको मेरा प्यार समझ आ जाए। पर तुमको एक बात बता दूं, ये बच्चे जब तक तुम्हारे पेट में हैं तब तक ही तुम्हारे हैं। जिस दिन दुनिया में आएंगे इन पर बस मेरा हक होगा। फिर चाहे मुझे कानूनी रूप से ही क्यों ना अपने बच्चों का अधिकार लेना पड़े, मैं लेकर रहूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। एकांश उठा और रूम से बाहर चला गया। काव्या शौक में बस आंखों में आंसू लिए एकांश को देखती रह गई। काव्या के पेट में और तेज दर्द होने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से लैपटॉप छूटकर नीचे गिर गया। काव्या ने अपना सिर चेयर से लगा लिया और अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द में रोने लगी। उसको एहसास था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सच में वो दुनिया की सबसे बड़ी गधी है। अपने पति पर भरोसा न करके उसको पूरी दुनिया पर भरोसा है। इस मेंटोर के मिलने के उसने बस सपने देखे, जिनके बारे में वो हमेशा से जानना चाहती थी कि उसके मेंटोर का पूरा नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं। पर कभी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और आज वो उसी मेंटोर के साथ शादी जैसे बंधन में बंधकर रह रही थी और उसको खबर तक नहीं है। जिस मेंटोर पर उसको इतना भरोसा था उस पर ही वो अभी तक शक कर रही थी। वो कभी रियल में अपने मेंटोर पर भरोसा कर ही नहीं पाई। अब काव्या को हर एक चीज शुरू से याद आ रही थी। एकांश जब उसके रूम में आया था वो उसकी बुक में इतने ध्यान से क्या देख रहा था, और उस बुक को देखने के बाद से ही एकांश का रवैया उसके लिए कितना बदल गया था। तभी काव्या को कुछ ध्यान आया। वो दर्द में अपने होंठ बीचे हिम्मत करके उठी और टेबल के पास आ गई जहाँ पर बहुत सी बुक्स रखी थी। वह एकांश के घर जाकर कुछ बुक्स ले आई थी और उस बुक्स के साथ जो एकांश ने उसको मिस्टर मित्तल की बुक पढ़ने को दी थी, काव्या वो बुक भी लाई थी। काव्या को आज ध्यान आ रहा था एकांश ने उसे कितनी बार वो बुक पढ़ने को कहा, लेकिन उसने कभी वो बुक खोल कर ही नहीं देखी। फिर कुछ समय बाद एकांश ने भी बुक के बारे में बोलना बंद कर दिया और उसको भी ध्यान नहीं रहा। पर आज उसको सब ध्यान आ रहा था। काव्या पागलों सी सारी बुक्स के बीच में एकांश की दी बुक को ढूंढ रही थी कि कुछ देर में उसको बुक मिल गई। पर काव्या के पेट में दर्द और बढ़ गया। काव्या वहीं टेबल का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बुक ओपन करके देखा तो उसमें एक नोट लिख रखा था।
लास्ट पेज ओपन करो। काव्या ने लास्ट पेज ओपन किया तो जहाँ लास्ट में ऑथर की फोटो लगी होती है, वहाँ एकांश के साथ काव्या की फोटो भी लगी थी और लिखा था, मेरी वाइफ मेरी प्रेरणा। काव्या की आंखों से आंसू निकलना और तेज हो गए। वो एकांश की फोटो को छूकर देखने लगी। आज पहली बार एकांश की किसी बुक में उसकी फोटो छपी थी और पहली फोटो उसके साथ। काव्या का दिल दर्द से कुचलता चला जा रहा था। उसने कितनी बेवकूफियत की है, वो सोच भी नहीं पा रही थी। काव्या ने फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से बुक सीधी की और उसके कुछ पेज ओपन करके पढ़े तो उसको समझ आया एकांश ने यह बुक उन टॉपिक्स पर लिखी थी जो उसने एकांश से सवाल किए थे और अपने कुछ आइडिया शेयर किए थे। काव्या ने बुक बंद कर दी। तभी उसका ध्यान बुक के लोगों पर गया। उसको याद आया ये लोगो भी तो उसने एकांश के लैपटॉप में देखा था। मतलब करवा चौथ वाली रात एकांश सच बोल रहा था और वो किसी लड़की से नहीं अपनी बुक पब्लिश करने की बात कर रहा था। काव्या ने बुक को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। काव्या को अपना सिर फोड़ने का मन कर रहा था। वो कितनी बेवकूफ है। उस जैसी बेवकूफ लड़की दुनिया में है ही क्यों। एकांश उससे कितना प्यार करता है और उसने उसको प्यार के बदले क्या दिया। बस दर्द। बच्चों तक को मारने की बात कर दी। वो इतनी पागल कैसे हो सकती है। अपने रंग की वजह से एकांश के प्यार को कैसे नहीं समझी। बस उसका रंग ही काला नहीं है, साथ में उसकी बुद्धि भी काली है, जो एकांश जैसे इंसान के प्यार को हमेशा शक भरी नजरों से देखती रही। और अब एकांश उसको छोड़कर चला गया। उसने रोका तक नहीं उसको। काव्या ने रोते हुए गहरी सांस भरी और अपने आप से बोली, मैं माफी मांग लूंगी एकांत से। वो बहुत अच्छा है, मुझे माफ कर देगा। मैं कभी उसके ऊपर शक नहीं करूंगी। नहीं माना तो उठक बैठक कर लूंगी, पर ऐसे उसको मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगी। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बोलते हुए काव्या उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे उठते नहीं बन रहा था। उसके पेट में बेतासा दर्द हो रहा था, पर उसको अपने पेट के दर्द के आगे विकास का उसको छोड़कर जाने के दर्द के एहसास से ज्यादा था। काव्या जैसे तैसे खड़े होकर रूम से बाहर आई तो चारों तरफ बस सन्नाटा था। एकांश दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। काव्या का रोना और तेज हो गया। एकांश सच में उसे छोड़कर चला गया। काव्या का सिर घूमने लगा। तभी उसको कुछ याद आया और वो रूम के अंदर आकर अपना फोन ढूंढने लगी कि एकांश को फोन करके रोक ले। पर जब उसने कॉल किया तो एकांश का फोन वहीं किचन में रखा बजने लगा। काव्या का रोना और तेज हो गया। उसने गुस्से में फोन फेंक दिया और अपने बाल पागलों के जैसे खींचते हुए चीखने लगी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, वो एकांश को कहाँ ढूंढेगी, कैसे रहेगी एकांश के बिना। वो सच में एकांश के बिना पागल हो जाएगी। काव्या सोचते हुए रो रही थी कि उसको एक हद के बाहर पेट में दर्द होने लगा। उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो वहीं बेड पर अपना पेट पकड़कर बैठ गई। पर दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए आवाज लगाई, पर उसकी आवाज दर्द की वजह से तेज नहीं निकल पाई। काव्या वहीं बेड पर लेट गई और दर्द में तड़पने लगी। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे, कैसे किसी को अपनी मदद के लिए बुलाए। उसने तो अपना फोन तक तोड़ दिया। काव्या दर्द में पड़ी तड़प रही थी कि एकांश रूम में आया तो काव्या की ऐसी हालत देखकर उसका दिल डर से सहम गया। वो भागकर काव्या के पास आया और उसके सिर को अपनी गोद में रखते हुए बोला, काव्या क्या हुआ तुमको। एकांश की आवाज सुनकर काव्या की सांस में सांस आई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। एकांश काव्या के गले से आवाज ना निकलते देखकर और घबरा गया। काव्या पूरी पसीने से तरबतर थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। एकांश ने फिर एक सेकंड की देरी नहीं की और काव्या को हॉस्पिटल ले गया। कुछ समय बाद एकांश डिलीवरी रूम के बाहर टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। काव्या को डिलीवरी डेट से पहले ही पेन आ गए थे और उसको डिलीवरी के लिए लेकर गए थे। एकांश काव्या की हालत याद करके और परेशान हो रहा था। काव्या रास्ते पर उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी। एकांश को डर लग रहा था, कहीं वो लेट तो नहीं होगा, कहीं काव्या और उसके बच्चे। नहीं नहीं। डर से एकांश के दिल में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। अभी तो बस एकांश अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस काव्या और उसके बच्चे सही हो, कुछ भी गलत ना हो। कुछ समय बाद डॉक्टर रूम से बाहर आई तो एकांश परेशान सा उनके पास आया और बोला, डॉक्टर, काव्या और बच्चे
एकांश बोलते हुए चुप हो गया। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, तीनों ठीक हैं। एक गर्ल और एक बॉय हुआ है। दोनों बेबी को क्लीनिंग के लिए ले गए हैं। जल्दी ही आप दोनों को देख सकते हैं। एकांश के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, पर तुरंत ही वो फिर सीरियस हो गया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर काव्या। डॉक्टर काव्या भी ठीक है, आप मिल सकते हैं उनसे। एकांश ने थैंक यू कहा और जल्दी से रूम में चला गया। एकांश अंदर आया तो काव्या उसको देखने लगी। काव्या की आंखों में फिर आंसू आ गए। एकांश काव्या के पास आकर बैठ गया, पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, सॉरी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या सुबकते हुए बोली, आपको तो पता है ना मैं कितना उल्टा सोचती हूँ, पर पक्का प्रॉमिस अब नहीं सोचूंगी। कोई भी सजा दे लो, पर छोड़कर मत जाओ। सच में आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। एकांश काव्या को शांत कराने लगा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो, और तुमको किसने बोला मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। काव्या मासूमियत भरी नजरों से एकांश को देखते हुए बोली, आप ही तो बोलकर चले गए थे मुझे छोड़कर। एकांश अपना सिर नामे हिलाकर बोला, मैं क्या करूं तुम्हारा, तुम सच में उल्टा ही सोचती हो। तुमने बच्चों के बारे में ऐसा बोला तो गुस्से में मुंह से निकल गया। इसका मतलब यह थोड़ी ना है मैं सच में तुमको छोड़ दूंगा, वो भी ऐसी हालत में। काव्या अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, पर आप तो चले गए थे। एकांश काव्या के सर पर टेप करते हुए बोला, पागल, कुछ तो दिमाग का यूज किया करो। अब दोनों ही गुस्से में लड़ते रहेंगे तो बातें बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए चला गया था। सोचा तुम्हारे लिए थोड़ी आइसक्रीम ले आऊं, तब तक तुम्हारा दिमाग और गुस्सा शांत हो जाएगा, वरना तुम्हारी बकवास सुनकर मैं जरूर गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता। पर तुम तो अलग नहीं, अजीब हो। किस दिशा में और कैसे सोचती हो, कोई सोच भी नहीं सकता। काव्या मुंह बनाकर बोली, ऐसे गुस्से में जाओगे तो मैं क्या समझूंगी। एकांश अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, महारानी तुम कुछ ना ही समझो तो अच्छा है। तुम्हारे समझने ना समझने के चक्कर में मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है। अब मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी ढोल बन जाएं। काव्या ने मासूम सा मुंह बना लिया। तभी नर्स दोनों बच्चों को लेकर आई और काव्या के पास लेटाकर चली गई। एकांश की आंखों में चमक आ गई। उसका अभी तक जो डर था वो सब खुशी में बदल गया। वो दोनों बच्चों को छूकर देखने लगा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। काव्या अपनी नाक सुबकते हुए बोली, हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके, कुछ ना खाने की वजह से चक्कर आ रहे हैं क्या। एकांश की आंखें हल्की नम हो गईं और वो दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ते हुए बोला, कितने छोटे हैं ये, मेरे छूने से कहीं इनको कुछ हो ना जाए। काव्या अपनी नाक से कोड़ते हुए बोली, अब तो दोनों बच्चों को होते ही ले जाने की बात कर रहे थे। एकांश ने काव्या की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम कुछ भी बोलो चलता है, मेरे मुंह से गुस्से में कुछ निकल गया तो ताने मार रही हो। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, ऐसा ही होता है। एकांश, तुम ठीक हो जाओ फिर बताता हूँ कैसा होता है। काव्या, वो तो वक्त बताएगा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे दो सपोर्ट सिस्टम हैं। एकांश, गलत फहमी में हो तुम, ये दोनों हमेशा मेरी साइड रहेंगे। एकांश और काव्या के बीच फिर प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों बच्चे रोने लगे तो एकांश और काव्या शांत हो गए और एक दूसरे को देखकर हंस दिए। एकांश दोनों बच्चों को थपकी देकर शांत कराने लगा तो काव्या प्यार से उसको देखने लगी। सब कितना अच्छा है, अभी तक उसकी बेवकूफ़ी की वजह से बिगड़ा हुआ था, पर अब वो कभी कुछ बिगड़ने नहीं देगी। 3 महीने बाद रश्मि और अखिल की शादी में काव्या रश्मि को रेडी करते हुए बोली, तुमने बताया नहीं, तुमने अखिल को कैसे प्रपोज किया। रश्मि इतराते हुए बोली, तुमको लगता है मैं उसको प्रपोज करूंगी, उसने मुझे प्रपोज किया। काव्या शरारती मुस्कान के साथ बोली, मुझे दाल में कुछ काला क्यों लग रहा है, अभी तक तो दोनों लड़ते थे, अचानक से शादी, कुछ तो खिचड़ी पकी है। रश्मि, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं। काव्या, विश्वास है, तभी तो अचानक से शादी को हजम नहीं कर पा रही हूँ। रश्मि ने मुंह बना लिया और फिर काव्या को अपने साइड खींचकर उसके कान में बोली, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए बता रही हूँ। मैंने अखिल को एक नोट लिखा, अगर वो मुझे प्रपोज करके शादी नहीं करता है तो मैं उसके घर आकर सबसे बोल दूंगी मैं प्रेग्नेंट हूँ। काव्या की आंखें बाहर आ गईं और हैरानी से रश्मि को देखते हुए बोली, ये क्या है। रश्मि लिपस्टिक लगाते हुए बोली, देख मैं तेरे जैसे अपनी लाइफ नहीं जी सकती कि सालों साल तक सामने वाले के प्यार का इजहार करने का वेट करती रहूं। मैं प्यार करती हूँ अखिल से,
वो उसके साथ जस्ट दोस्त बनकर नहीं रह सकती थी। फिर एक डर और था, कहीं मैं प्रपोज करूं तो वो मना ना कर दे, इसलिए पहले ही धमकी दे डाली। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। काव्या अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, तुम सच में पागल हो, जबरदस्ती शादी कर रही हो। रश्मि, प्यार और जंग में सब जायज है। काव्या, फिर भी। रश्मि, फिर भी क्या? अखिल मुझे प्यार नहीं करता है, या फिर करता है पता नहीं, पर कुछ तो फील करता है, तभी तो बिना कुछ बोले सीधा घर पर रिश्ता लेकर आया। मैं तेरे जैसा ज्यादा नहीं सोचती, जो चल रहा है मजे में चल रहा है, तो बस चलने दो। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, इन सब क्वेश्चन मार्क की मेरी लाइफ में जगह नहीं है। तुम ज्यादा सोचती थी तो क्या हुआ, इतने समय तक कंफ्यूजन में जी ना। तो अब इन चीजों को साइड करके आज जो हो रहा है उसको खुशी खुशी जियो। कल किसने देखा है? काव्या ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, हाँ समझ गई, अब चलो। रश्मि भी मुस्कुरा दी और काव्या के साथ मंडप तक आ गई। रश्मि ने अखिल को एक नज़र देखा तो अखिल सीरियस लग रहा था। रश्मि अखिल के बगल में बैठ गई और उसको कोनी मारते हुए बोली, अपनी बर्बादी के गम में उदास हो? अखिल रश्मि की तरफ आंखें छोटी करके देखने लगा। रश्मि अखिल को घूरते हुए बोली, कहीं मंडप से भागने का तो प्लान नहीं है? अखिल सामने देखने लगा और बोला, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? रश्मि नासमझी से बोली, बच्चा? अखिल ने नजरें तिरछी करके रश्मि को देखा और बोला, हाँ तुमने ही तो बच्चे की धमकी दी। मैं भाग गया तो बच्चे का क्या होगा? मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को किसी और का नाम मिले। रश्मि ने मुंह बना लिया और अखिल के पैर में चुटकी काटते हुए बोली, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अखिल हल्का सा चीखते हुए बोला, औश, ये क्या कर रही हो, कुछ तो शर्म करो, कितने लोग देख रहे हैं। रश्मि, हम दोनों को ही देखने आए हैं तो देखेंगे ही। अखिल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पर प्लीज थोड़ी देर शांति से बैठो। रश्मि, फिर उसके बाद में मस्ती कर सकती हूँ। अखिल, तुमको आज तक कोई रोक पाया है? रश्मि, ये बात भी सही है। अखिल ने अपना सिर नामे हिलाया और पंडित जी उसको जो करने को बोल रहे थे करने लगा। एकांश दोनों बच्चों को लिए एक साइड में खड़ा था कि काव्या एकांश के पास आई और बोली, आप यहाँ क्यों खड़े हो? एकांश, अरे बच्चों को इतनी आवाज से प्रॉब्लम होगी ना। काव्या, अरे कुछ नहीं होता, चलो वहां चलकर बैठते हैं। बोलते हुए काव्या ने एक बेबी को अपनी गोद में ले लिया और पास में ही लगी टेबल पर जाकर बैठ गई। एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और बेबी से बोला, डॉल, तुम्हारी मम्मा हमेशा अपने मन की ही करती हैं। उसको न मेरी चिंता रहती है न तुम्हारी। तुम बड़ी हो जाना तो मेरा ख्याल रखना। वो बेबी एकांश की बातों पर मुस्कुरा दी। एकांश भी खुश हो गया, जैसे उस बच्ची को समझ ही आया हो उसने क्या कहा। एकांश भी काव्या के पास आ गया और बैठने जा रहा था कि एक लेडी काव्या के पास आई और बोली, अरे काव्या तुम? काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, नमस्ते आंटी। फिर एकांश से बोली, ये सलोनी दीदी की मदर इन लॉ हैं। एकांश ने भी उनसे नमस्ते किया तो वो लेडी कुसुम जी एकांश को देखते हुए काव्या से बोली, ये तुम्हारे हस्बैंड है। काव्या कुसुम जी का नेचर जानती थी, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। कुसुम जी अचंभे से एकांश को देखने लगी, फिर उनकी नज़र दोनों बच्चों पर गई। जो बेबी बॉय था वो एकांश के कलर का और जो बेबी गर्ल थी वो काव्या के कलर पर गई थी। कुसुम जी दोनों बच्चों को देखकर टोंट कसते हुए काव्या से बोली, लड़का काला होता तो अच्छा होता, और लड़की तुम्हारे कलर पर गई है, यह गलत हुआ। तुम तो जानती हो जिन लड़कियों का रंग दबा होता है उनके लिए कितनी दिक्कतें होती हैं। तुम तो खुद काली हो, तुम तो सब फेस कर चुकी हो। अब सब तुम्हारे जैसे नसीबों वाले थोड़ी ना होते हैं जिनको इतना अच्छा लड़का मिल जाए। काव्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो क्या जवाब दे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एकांश गुस्से में कुसुम जी को देखते हुए बोला, आंटी आपके फेस को क्या हुआ है? कुसुम जी अपने फेस को छूकर देखने लगी। एकांश बोला, फेस पर इतने सारे दाने और ये स्पॉट्स? कुसुम जी मुंह बनाकर बोली, वो तो धूप में निकलने की वजह से। एकांश, धूप में तो काव्या भी निकलती है और उसकी स्किन कितनी क्लीन है, एक दाना या स्पॉट नहीं है। आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? ऐसे तो आगे चलकर आपको बहुत सी बीमारी होने का खतरा है। कुसुम जी परेशान होते हुए बोली, बीमारी? एकांश, हाँ आंटी, आपको नहीं पता क्या, हमारी स्किन का कलर डार्क या फेयर मेलेनिन की वजह से होता है। काव्या की बॉडी में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है,
जिसकी वजह से उसका रंग डार्क है। पर आपके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम है, इसलिए आपका रंग गोरा है। पर मेलेनिन की मात्रा कम होने से कभी-कभी बॉडी में सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। मेलेनिन की कमी से बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। आपको स्किन कैंसर का खतरा भी रहता है और बहुत सी बीमारियां मेलेनिन की कमी की वजह से होती हैं। और आपके फेस को देखकर लगता है आपके अंदर बीमारियों की शुरुआत हो गई है। कुसुम जी की आंखें बड़ी हो गईं और वो परेशान सी अपने फेस को छूने लगीं और घबराई हुई सी वहां से चली गईं। एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और वो भी चेयर पर बैठ गया। तो काव्या सीरियस टोन में बोली, आपने उनसे ऐसे झूठ क्यों बोला? वो कितना डर गईं। एकांश, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, जो सच है वही बोला है। बाकी तुम लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है, जो कुछ समझ नहीं आता तो मैं क्या करूं? काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश बेबी को देखते हुए बोल रहा था, डॉल, मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि तुम इन पढ़े लिखे गंवारों के जैसे ना बनो। डार्क रंग में कितनी खूबी होती है, ये पढ़े लिखे गंवार कभी नहीं समझ सकते। डार्क कलर बाकी सारे कलर के ऊपर लगकर उनकी कमी, उनकी मिस्टेक सब छुपा देता है। पर इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? काव्या एकांश की बातें सुनकर मुस्कुरा दी और एकांश को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। सच में एकांश सबसे अलग था। उसे एकांश कैसे मिल गया पता नहीं। शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। किसी ने सच ही कहा है, कब किसी से जरा सी मुलाकात जीवन भर के साथ में बदल जाए, कोई बता नहीं सकता। भगवान ने जोड़े ऊपर से ही बनाकर भेजे हैं। बस हमको वो पार्टनर कब और कैसे मिलता है, यह समय पर निर्भर करता है। उसका रंग से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा किसी से मिलना, किसी से प्यार करना, सब ऊपर वाले ने पहले ही तय कर रखा है। उसमें रंग जैसी चीजें नहीं आती। एकांश को भी ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में लिखा था, वरना वो कहाँ और एकांश कहाँ। पर इसका कोई रंग, रूप, आकृति, आकार कुछ नहीं होता। बस एक प्योर फीलिंग होती है जो दो दिलों को जोड़ती है। दी एंड।